हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मिशन में। जैसा कि आप लोग पता होगा कि हम लोग 10th एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिछले 3 चैप्टर कर चुके हैं, आज 4th चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। यहाँ पे देखिएगा केवल 0.02% कार्बन उपस्थित होते हैं तथा वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ भूपट्टी एवं वायुमंडल में अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होते हैं। कितना? 0.02% और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालन नहीं होते हैं। कार्बन जो यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालन नहीं होते हैं। उपयुक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और गलनांक क्वथनांक किसका। एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH3OH, मीथेन CH4। ठीक है, एसिटिक एसिड में COOH, क्लोरोफॉर्म में Cl3, एथेनॉल में C2OH। ये देखिए, ये जो OH के अल्कोहल है। ठीक है, मीथेन। यहाँ पे गलनांक इसका 290, क्वथनांक 391। क्लोरोफॉर्म का 209 गलनांक, क्वथनांक 334 सॉरी। एथेनॉल में 156 गलनांक और 351 क्वथनांक। मीथेन में 90 गलनांक और 111 क्वथनांक। ये सब केल्विन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आप लोग को पहले ही बोले थे 1 से 30 तक कम से कम आप लोग ये परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आइएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन बना सकता है, जिससे 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करते हैं मुश्किल हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना सकता है। आपको आगे समझाएंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल आबंध बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में समझाया गया है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। यहाँ पे आइएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु केवल दोहरा आबंध बनाता है। यहाँ पे O2 ये बनाया दोहरा आबंध। और क्या नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच त्रि आबंध बनता है। कौन सा? त्रि आबंध बनता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। यहाँ पे देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजन क्षमता क्या होगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। अमोनिया के अणुसूत्र क्या है? NH3 है। अमोनिया का अणुसूत्र क्या है? NH3 है। ठीक है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन होता है? मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन का सूत्र CH4 है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। कार्बन चतुस्संयोजक है क्योंकि 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा? कार्बन चतुस्संयोजक है। ये सब डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसके अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। भीतर क्या होता है? प्रबल आबंध होता है, लेकिन अंतराण्विक बल जो है दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे देखिएगा क्या कहता है। कार्बन के यहाँ पे अपरूप कौन है? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के परमाणुओं से बने हुए हैं। इसका अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का ये अपरूप है। हीरे की संरचना इस प्रकार होती है, ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार होती है और C60 बंकमिस्टर फ्लोरीन की संरचना इस प्रकार होती है। ये भी कार्बन की संयोजकता है। इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ अब तक क्या ज्ञात कौन सा है? हीरा है। चलिए नेक्स्ट है। जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलन होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना तथा फिसलन होता है।
और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। फ्लोरीन कार्बन का अन्य वर्ग है। ठीक है, फ्लोरीन भी कार्बन का पीछे बताएं अभी अप्रूप है। शीर्ष सृष्टि की पहचान की गई जिसमें कार्बन की परमाणु फुटबॉल के रूप में अवस्थित होते हैं। यहाँ अमेरिकी आर्किटेक्टर बंकमिस्टर फुलर, कौन? बंकमिस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किया गया। ये सब नहीं पूछता है। इसका अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया, जिसका गुंबद के समान लगे वो इसी को अणु फ्लोरीन। फ्लोरीन की खोज इसने किया था। देखिए कौन सा? आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर के द्वारा, इसलिए उनके नाम पर फ्लोरीन नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन के परमाणु एक द्वि तथा त्रिअबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक, द्वि तथा त्रिअबंध वाले यौगिक के असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है। कार्बन कार्बन आबंध जो बनाता है वो अत्यधिक प्रबल होता है। यह अस्थायी होता है। क्या? यह अस्थायी होता है। ठीक है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता कितना होती है? 4 होती है। पहले भी बताएं। चलिए नेक्स्ट। ये हम बार बार बोल रहे हैं, पहले भी बताएं यानी हम 3 चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। चलिए आगे क्या है? तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक है। कार्बन यौगिक के यहाँ से 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया। क्या असत्य प्रमाणित किया? देखिए यहाँ से मूल रूप चतुष्फलकीय श्रृंखला बड़ी में यौगिक का निर्माण करता है। अनेक यौगिक के अकार्बनिक परमाणु तथा परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन से श्रृंखला से जुड़े। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है तथा यह समझा जाता है कि वे कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक के केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। पहले बोला जाता था कि कार्बन से यौगिक के केवल सजीवों में ही निर्मित होते हैं, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर द्वारा अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसे गलत साबित कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पूछेगा यूरिया का निर्माण किसने किया? वोलर द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन एवं कार्बन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 होता है। ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले एथेन है। एथेन का सूत्र C2H6 होता है। ठीक है। देखिएगा यहाँ एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को इतना ही देखिए, H6 जुड़ा हुआ, C2H6 जुड़ा हुआ। ठीक है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8, एथेन का C2H6। सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। एथीन का क्या है? C2H4, एथेन का C2H6 और यहाँ पे प्रोपेन का C3H8 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने एक अन्य सूत्र यौगिक का सूत्र C2H2 होता है, जिसे एथाइन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एथाइन कहा जाता है। कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन यौगिक को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये सूत्र दिया हुआ है सबका, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा कंठस्थ। मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14। नेक्स्ट पे देखिएगा C4H10 समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। जिसका क्या होता है? समान आणविक होता है सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H12 है। क्या है? C6H12 है। ये बनाया गया है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन का C6H6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। एक या अधिक त्रिआबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। कौन कौन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आगे इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिएगा यहाँ क्या है, वे पर्यायता समूह जिनके
यौगिक को विशिष्ट रूप से गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कौन फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं? यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, 4.3 में दिया गया है यह विषम परमाणु है पर्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होता है। यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। तो 4.3 में ये देखिए यहाँ आगे दिया हुआ है, ये कार्बन यौगिक के कुछ प्रक्रियात्मक समूह है, जैसे Cl अबियर। तो यहाँ पे हेलो, क्लोरो, ब्रोमो और एल्केन। एल्कोहल का अगर एल्कोहल रहेगा तो उसमें OH इसका होता है प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला, और एल्डिहाइड का इस तरह रहेगा CHO, कीटोन का CO और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा COOH रहेगा, कीटोन रहेगा तो CO रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो CHO रहेगा, अल्कोहल रहेगा तो OH रहेगा। ठीक है, एल्कोहल जैसी प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। जैसे CH3OH अल्कोहल है, ये सब OH लगा हुआ तो ये अल्कोहल में आ गया। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, इनमें से CH2 इकाई का अंतर कॉमन क्या होगा? CH2 होगा। इसमें भी CH2, इसमें भी CH2, इसमें कॉमन क्या होगा? CH2 होगा। ठीक है, इसे समजातीय श्रेणी में कहते हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 इसका फॉर्मूला है। आगे देखिए, कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? 12 U होता है। हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 U होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। एल्कीन का सूत्र, एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n। जबकि C समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और कथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार क्रमबद्ध दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो एल्कीनो का क्या हो गया? CnH2n। आगे इसी तरह देखेंगे, इसका देखिएगा मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेन, ये सब किसकी श्रेणी में आता है? एल्कीन का। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक एक उदाहरण दिया हुआ है। हेलो एल्केन का क्लोरो प्रोपेन है, यहाँ पे अल्कोहल का प्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड प्रोपेनॉल है, कीटोन प्रोपेनॉल नॉन है। ठीक है, ONE AL, यहाँ अल्कोहल के OL, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OAIC एसिड होता है, प्रोपेनाइक अम्ल होगा, एल्कीन का प्रोपीन ENE होगा, एल्काइन के YNE होगा। ठीक है, प्रोपाइन। अब आइए हम लोग देखेंगे दहन। सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा प्रकाश दिया, CH4+O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश दिया, CH3CH2OH ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश दिया। ठीक है, नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। यदि कभी बर्तन के तले काले होते दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। जैसे CH3 CH2OH को क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा या अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा देकर CH3COOH में बदला जाता है। ये देखिएगा आगे, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसी पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमोनेंट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अतः इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, अब उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों में के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, तो निकेल उत्प्रेरक है इसमें वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में। वनस्पति तेलों में क्या होती है? असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, और जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। नेक्स्ट, भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। जैसे CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl + HCl का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिएगा। एल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे आगे। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक आगे दिया हुआ है, देखेंगे। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल। एथेनॉल का उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। एथेनॉल किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जाता है तथा तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल, परिशुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, काफ़ी समय तक एथेनॉल का सेवन करने से स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे। सोडियम के साथ अभिक्रिया 2Na + 2HCl CH2OH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉइड बनाता है। ये देखिए, सोडियम एल्कोहल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 के तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। किसके कारण? एथेनॉल का ज़्यादा सेवन करने के कारण। उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा और उनिंदापन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। अकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाता है। मेथनॉल अकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार संकंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने का अंडा संकंदित होता है। मेथनॉल साच्छूत तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे दारू ज़्यादा पीने से कहीं आँख की रोशनी चली गई, ऐसा न्यूज आप लोग देखते होंगे। तो इसे किसके कारण होता है? मेथनॉल के कारण हो जाता है। एथेनॉल की जगह मेथनॉल का यूज जब किया जाता है। एल्कोहल की पहचान करने के लिए उसमें रंजक मिलाकर उसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसलिए विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। अब आइएगा, ईथन के रूप में अल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक सक्षम होता है। ठीक है, गन्ने का रस मोलेसस बनाने का उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। इससे गन्ने के रस से भी। कुछ देशों में अल्कोहल को पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अभी 20 का चल रहा है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको? एसिटिक अम्ल को। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। किसको? एथेनोइक अम्ल को। अब यहाँ पे देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का विलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिजों अम्लों में विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कैसे की जाती है? देखिएगा, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति से परिशुद्धि एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। CH3 एथेनोइक अम्ल CH3COOH + CH3 एथेनॉल CH2OH का प्रयोग किया, अम्ल दिया, एस्टर का निर्माण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग सूत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इसे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, CH3COO C2H5NOH दिया, C2H5OH + CH3COO Na का निर्माण हुआ। अब क्षारक के साथ अभिक्रिया।
क्या एथेनॉल को क्षारक के साथ अभिक्रिया जब करते हैं तो खनिज अम्लों की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण यानी सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। NaOH प्लस CH3COOH CH3COONA प्लस H2O का निर्माण करता है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है आगे जानेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे। कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहा जाता है। यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट, तेल पानी में अघुलनशील है, सबको पता है, ठीक है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करता है। यहाँ मिसेल संरचना यहाँ पे देखिएगा, निर्माण यहाँ दिया है, ठीक है। आगे, जहाँ एक अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट, इसलिए इमल्सन बनता है। क्या बनता है? इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। अब मिसेल क्या है? मिसेल कर रहे हैं, मिसेल क्या है? साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जल रागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरों को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ दूसरा सिरा जल के बाहर होता है, ठीक है। जल के अंदर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं को बना गुच्छा बनने के कारण होता है, ठीक है, जिसमें जल विरागी पुच्छ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ठीक है, प्रकीर्णित के कारण। नेक्स्ट, अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले अल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिक को आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में होता है। तो क्या है यहाँ पे? सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग जो है शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। चलिएगा, एक चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। मुख्य पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन एक सर्वोत्तम मुख्य तत्व है। इन सभी जीवों के उपयोग अन्य वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुष्संयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनता है? सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन के साथ सहसंयोजन आबंध बनाता है, ठीक है। कार्बन एक ऐसे यौगिक को बनाता है जिससे कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। कार्बन की श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिक की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला के समान पर्यायत्मक समूह जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिएगा, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करता है। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के रूप में प्रमुख स्रोत है। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की क्रिया अणुओं को जल रागी एवं जल विरागी दोनों समूह के उपस्थित पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का प्यास बनता है और बाहर निकलता है। तो चैप्टर भी होता है यहाँ पे समाप्त। आज हम लोग चौथा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। इसी तरह डेली हम एग्जाम से पहले पूरा कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।